हेलो प्यारे साथियों, बीएसटीसी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेशन में आपका मैं स्वीटी गुप्ता बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज। ठीक है, यानी कि किस तरह से सन 2025 में आपसे पीवाईक्यूज पूछे गए थे और इसी के बेस पे हम 2026 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन लेके आई हूँ। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस की मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि जिन भी बच्चों ने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है और अगर सिर्फ ये सेशन लिया है तो उनका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा हो, सामान्य हो, भेदभावपूर्ण हो, परिस्थिति जन्य हो या फिर निष्पक्ष हो। देखो, जब भी आप बीएसटीसी में टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो रीड के लिए हो, साइकोलॉजी हो या फिर बीएसटीसी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है याद में कि आपको साइकोलॉजी पढ़ते टाइम या टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पे एक स्टूडेंट की तरह ना सोचकर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखना है, एक टीचर की तरह रखना है। क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है, बीएसटीसी में टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट डालने का मतलब ही ये होता है कि एग्जामिनर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेक करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप एक टीचर बनने के लायक है या फिर नहीं। तो एक टीचर किस तरह सोचता है, सबसे पहला, एक टीचर हमेशा एक शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी के हक के लिए सोचता है, विद्यार्थी के हित के बारे में सोचता है, विद्यार्थी के विकास के बारे में सोचता है, एक सामाजिक तरीके से सोचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा हो, यदि उसका व्यवहार निष्पक्ष हो। देखो, अगर टीचर ही पार्शियल होगा, टीचर ही भेदभाव करेगा तो बच्चों के दिमाग में ना तो उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी, ना ही लोग उसकी अनुशासन की पालना करेंगे। तो हमेशा एक टीचर को कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में टीचर के प्रति आदर सम्मान की भावना हो, साथ के साथ में वो अपने विषय में भी रुचि दिखा पाए। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में है, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना, उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने के लिए कहना, शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य देना। ठीक है, तो इस ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या आंसर टिक करना है। सबसे पहले हो जाएगा इसमें, उन्हें उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना या फिर उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना। क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से वंचित। देखो, एक टीचर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उसको अपने शिक्षार्थी से, अपने विद्यार्थी के साथ में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रखनी होती है। अगर किसी की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो टीचर क्या करता है, अपने लेवल पर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उसको वो सारे सोर्सेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि उसकी टीचिंग में, उसके स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि वो उसको स्टेशनरी यानी कि बुक्स दिला सकता है, बुक्स के साथ साथ वो उसकी फीस में थोड़ा कंसेशन करवा सकता है। फीस के साथ साथ और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकता है। फीस के साथ में वो उसको जो भी, अगर उसकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, वो उसको कोई भी ऑनलाइन कोर्स दिलवा सकता है, पेड कोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, बच्चे को पढ़ने में
थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब उसको किस तरीके से करनी है, अपने क्लास में किसी भी स्टूडेंट को बिना बताए उसको उस स्टूडेंट की हेल्प करनी है जो कि फाइनेंशियली वीक है, ताकि इससे बच्चे के भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए, साझा करने के लिए कहना ये भी नहीं होगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना, उन्हें उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना। तो देखो यहां पर क्या आया है, शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में, यानी कि अब नेता सोच पढ़ के आपके दिमाग में आया होगा बीजेपी का नेता, कांग्रेस का नेता। तो जरूरी नहीं है एक लीडर सिर्फ हम पॉलिटिकल व्यू में ही बात करें। लीडरशिप क्या होता है, जैसे कि जिसमें अपनी बात रखने का गुण हो। एक नेता कैसा होना चाहिए, जो सबसे पहले आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। आदर्शवादी के साथ उसमें और कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए कि हम उसे अपना नेता मान सके। सबसे पहले समाजवादी होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावशाली के साथ साथ वो बाह्यमुखी होना चाहिए, बाह्यमुखी, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन तो अपनी बात सामने वाले तक नहीं रख पाएगा और ना ही कोई बात उसकी सुनेगा और ना ही समझ पाएगा। तो एक नेता होने के लिए सारी चीजें, सारे फैक्टर्स में अवेलेबल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। जिस तरह से एक स्कूल का नेता कौन होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, उसी तरह एक क्लास का नेता उसका क्लास टीचर होता है। और अगर वो क्लास टीचर किसी रीजन से एब्सेंट है तो उस क्लास का नेता कौन होगा, वहां का मॉनिटर। और ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर उस मॉनिटर में, उस क्लास टीचर में अवेलेबल होने चाहिए कि वो अपनी जो भी टीम है उसकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने लीडर के साथ में साझा करे। साझा करने के साथ साथ लीडर में वो एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना ही जरूरी नहीं है, छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक प्रेरित करना। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, कोई पढ़ने में कमजोर होता है लेकिन वो मोटिवेशन में अच्छा होता है, स्पीकिंग में अच्छा होता है, स्विमिंग में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो ये चीजें किसको पता होनी चाहिए, एक नेता को पता होनी चाहिए, क्लास टीचर को पता होनी चाहिए, जो उसकी अपेक्षाओं से अधिक उसको, यानी कि उसकी अपेक्षा थी कुछ कम करने की, लेकिन एक नेता ने उसको अपेक्षाओं से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसी के साथ उसको प्रभावशाली बनाया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? देखो हम कोई भी चीज सीखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसका कोई तो मोरल होता है। जैसे अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने हैं। मेरा उद्देश्य यही है और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको भी 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करने हैं, इसीलिए तो आपकी 150 जो स्कोर है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो एक उद्देश्य हमें मिल गया। तो उद्देश्य में होता है व्यवहार का परिमार्जन, सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता, व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना, पारिवारिक समायोजन। आंसर हो जाएगा व्यवहार का परिमार्जन,
सीखने का सर्वाधिक उद्देश्य ही ये होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। देखो, दो टर्म्स होती है, एक होता है सीखना, एक टर्म होती है सीखना और एक होता है अधिगम। जैसे आप अभी जब भी जो भी क्लास में थे, आपने क्या किया, जब आप घर पे थे तब आप चीजों को जिद करते थे कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, आपको जिद करना आता था, वो क्या था। फिर जब आप स्कूल में आए, आपको थोड़े बेसिक मैनर सिखाए गए, आपको बिहेवियर सिखाया गया कि क्लास में एक रो में बैठना होता है, क्लास में एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपने सीखा, लेकिन सिर्फ सीखा। स्कूल से बाहर जाते ही, कॉलेज से बाहर जाते ही आपने सेम वही रूटीन फॉलो किया, घर पे गए, अपना बैग पटक दिया, खेलने चले गए, कोई सिस्टम नहीं हुआ ना। तो ये सिर्फ आपने सीखा, क्यों, एक प्रेशर में कि आपको स्कूल कॉलेज में एक सिस्टमेटिक तरीके से रहना है। अब अधिगम क्या होता है, आप स्कूल में आए, आपने रो बनाई, जैसे टीचर ने आपको गाइड किया आपने सेम चीज फॉलो करी। वही टीचर अगर आपका पेरेंट है, या तो आपकी मदर या फिर फादर, तो आप घर पे भी सेम चीज फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे। तो वो सिस्टमेटिक तरीका आपके जीवन में जीवन पर्यंत स्थायी हो गया है, वही क्या होता है, अधिगम। दो टर्म्स होती है, बहुत बार एग्जाम में सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है, क्या अधिगम सीखना है और सीखना ही अधिगम है। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। सीखने में कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है, सीखना कभी भी अधिगम नहीं होता है, लेकिन अधिगम सदैव सिखाता है, यानी कि स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, व्यवहार का परिमार्जन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन है, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सौंपना, पाठ्यक्रम पर बिना विचलन के टिके रहना, मानकीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, रचनात्मक क्या होता है, नवीन विचारों का उत्पन्न होना, नए मौलिक विचारों का उत्पन्न होना ही रचनात्मकता को दर्शाता है। तो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे सही तरीका क्या है, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहु समाधान वाले खुले प्रश्नों को प्रदान करना। जितने ज्यादा एक ही क्वेश्चन के अधिक से अधिक ऑप्शंस होंगे, स्टूडेंट का दिमाग उतना ही ज्यादा चलेगा, उतना ही वो चीजों को सोचेगा, उतना ही वो चीजों को आविष्कार करेगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं और उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन दे दूं, तो वो आपके लिए भी इजी होगा ना, कि एक क्वेश्चन है एक ही ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शंस को ढूंढने में आपको थोड़ी तो डिफिकल्टी हो ही रही है। तो इसीलिए बहु समाधान वाले खुले प्रश्न करना, यानी कि जिसमें बहुत सारे विकल्प हो, जिसमें स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन हाँ उसको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिले, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर।
देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, आपको एक टीचर की तरह सोचना होगा कि एक टीचर किस तरह से सोचता है जिसमें स्टूडेंट का भला हो, स्टूडेंट का विकास हो। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर की तरह सोच करके आपको सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तथ्यों और आंकड़ों को याद करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या फिर मंथन, पूर्व निर्धारित उत्तरों वाली वर्कशीट पूरी करना, बिना संवाद के व्याख्यान सुनना। बताइए। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा मंथन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है? किसी भी विषय पर छात्रों का बिना डरे हुए खुले विचारों का आदान प्रदान करना, जिससे उस सब्जेक्ट पे या उस विषय की छात्रों को रुचि हो सके और वह अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के आदान प्रदान कर सकता है। यही है मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर हम बिना डरे हुए, बिना रुके हुए उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस कर सकते हैं। यही होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। क्यों? विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, परिणामों से समान प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। बताइए। देखो, स्कूल में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें आप कभी कभी पेरेंट्स को बताते भी नहीं है कि स्कूल में ये वाली मीटिंग रखी है, आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आपस में संवाद होते हैं कि एक दूसरे की विशेषताएं पता चलती है, कमियां पता चलती है, ताकि उसमें टीचर को भी फायदा है कि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे या फिर स्टूडेंट की मनस्थिति को समझते हुए अपने शिक्षण विधियों में सुधार करे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिणामों में प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहना, कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय छोड़ देना, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजन करना, प्रयास की कमी के लिए छात्रों को डांटना। बताइए। देखो, क्वेश्चन है जटिल विषय शुरू करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो, हर बार स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती कि वो नहीं पढ़ता है, कभी कभी उसका इंटरेस्ट ही उस सब्जेक्ट में नहीं होता ना कि वो पढ़ पाए। जैसे हर किसी को हर एक सब्जेक्ट से फोबिया होता है, किसी को इंग्लिश से, किसी को साइंस से, तो किसी को मैथ से। तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। पढ़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या होता है? रुचि का होता है। देखो, दो फैक्टर होते हैं रुचि के लिए। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहला फैक्टर है रुचि होनी चाहिए। रुचि के साथ साथ उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण के साथ साथ सकारात्मक सोच। अगर ये सारी चीजें एक स्टूडेंट में एक सब्जेक्ट को लेकर है तो उसको उस सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि नए विषय शुरू करने से पहले छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो देखो, छात्रों की प्रतिक्रिया विश्लेषण का समायोजन एवं दृष्टिकोण समायोजित करना। यानी पहले एक टीचर को ये पूछना चाहिए अपने सारे स्टूडेंट से कि उनको उस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है,
किस तरह से उनको समझ नहीं आ रहा है, या तो लैंग्वेज का इशू हो सकता है या फिर टीचिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। तो समायोजन करते हुए एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करते हुए विद्यार्थियों को वो सारी चीज़ें समझानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पाठ्योजन पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज करना चाहिए, पाठ्यपुस्तक के अनुसार तुरंत इसे ठीक करना चाहिए, इसकी संभावित क्षमता को जांच और आगे विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए और अगले विषय पर बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर? पाठ्योजन पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा ये। पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत ठीक करना चाहिए, इसकी संभावित क्षमता को जांच कर विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। कि अगर स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है, अगर स्टूडेंट का जो भी डाउट है वो बिल्कुल सही वे में है, विकास की ओर है, तो टीचर को उसको प्रोत्साहित करते हुए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? रक्षात्मक होना चाहिए और प्रतिपुष्टि पर विचार करने के लिए इनकार करना, संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरह से बदल देना, सहकर्मी को अयोग्य मानकर खारिज करना, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। देखो, स्कूल में दो टीचरों में हमेशा कंपटीशन होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है, ये चाहे आप स्कूल में देख लो, ऑफिस के कलीग्स में देख लो या कहीं भी, अगर सेम पोजीशन पे दो लोग हैं तो उनमें कंपटीशन होगा। अगर उनमें कंपटीशन है तो हमें सामने वाला अगर कुछ बता रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हुए सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए और अपने टीचिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विविध अधिगम को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यानी कि एक क्लास जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के, क्राइटेरिया माने जिसका आईक्यू लेवल कम है, ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे बच्चे बैठे हैं। तो सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, एक समान गृह कार्य देना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान देना। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। क्योंकि अगर केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर टीचर ध्यान देगा तो जो निम्न वर्ग वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, धीमी गति से जो सीखते हैं, उन बच्चों का तो लॉस हो जाएगा। तो टीचर का काम ये होता है कि अपनी क्लास के सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना, क्योंकि टीचर के लिए तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यानी एक स्टूडेंट जो बार बार डाउट पूछता है कि ऐसे नहीं, ये नहीं आ रहा, हर एक क्वेश्चन में पूछता है, तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर मुझे जवाब देना कि उस टाइम पे आप क्या करेंगे। उसे डांट कर बिठा देंगे, उसे चेतावनी यानी वार्निंग देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो बताइए, देखो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा और प्रोत्साहित करेंगे, जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और अपनी विषय के प्रति भी उसकी रुचि बढ़े, साथ के साथ में उसको टीचर के साथ भी अच्छा कंफर्ट जोन मिल सके। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या आउट ऑफ सिलेबस टीचर से क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार टीचर को परेशान करते हो। इसमें ये बताया है कि आप टॉपिक से रिलेटेड कितनी भी बार अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछते हो तो उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस भी आपको हाई रखना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? रुकावट के बिना व्याख्या देना, छात्रों के जवाबों को हाँ नहीं प्रश्नों तक सीमित करना, चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहन करना, मौखिक संवाद के बजाय लिखित कार्य सौंपना। बताइए क्या होगा? देखो, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण संप्रेषण का अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका उद्गम ओरिजिन हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन से शब्द? कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू कॉमन, या फिर हम कहें सामान्य या फिर समान। ठीक है, और इसका वास्तविक अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ होता है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों एवं तथ्यों, यानी कोई तो फैक्ट्स होंगे ना हमारे पास, तथ्यों का आदान प्रदान। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है हमारे पास? संप्रेषण। व्हाट इज संप्रेषण? संप्रेषण होता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन, जो कि कौन से शब्द से? कम्युनिस्ट से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है टू कॉमन या फिर सामान्य, जिसमें समान अर्थ वाले विचारों, तथ्यों एवं हाव भावों का आदान प्रदान करना, जिसमें व्यक्ति के संवेग और भावनाएं दोनों शामिल होती है। यही होता है संप्रेषण। जैसे मेरे और आपके बीच में अभी एक संप्रेषण ही तो चल रहा है, और जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आप वो पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं, तो ये सारा क्या है? एक संप्रेषण है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, यानी कि जितनी ज़्यादा आपस में बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा, जितना ज़्यादा वाद विवाद, संवाद, चर्चाएं होंगी, उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी इसीलिए तो करते हैं ताकि वो चीज़ें समझ पाएँ। अगर किसी एक बच्चे को वो चीज़ नहीं आ रही है तो दूसरा स्टूडेंट उसको समझाता है कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ मुझे आती है। तो ग्रुप स्टडी का भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है यहाँ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब यह पाठ्य चर्चा केंद्रित होती है, समाज केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित होती है। तो देखो, सबसे पहले जो होता है पाठ्यक्रम, हमारे पास एक होता है शिक्षक, ये पढ़ाता है किसको? शिक्षार्थी को। और शिक्षार्थी को क्या पढ़ाता है? ये पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम से क्या लेता है शिक्षक? फीडबैक लेता है। किससे? स्टूडेंट से। और ये बात किसने कही थी? बीएस ब्लूम ने कही थी। बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम के अनुसार क्या था? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें जो भी पाठ्यक्रम है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर टीचर एक स्वतंत्र चर होता है। जैसे टीचर पढ़ाएगा, लेकिन एक शिक्षार्थी तो डिपेंड किस पे होगा? शिक्षक पे होगा। क्यों? क्योंकि उसको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के लिए उसके पास कोई तो होगा जो उसे सिलेबस पढ़ाएगा। तो विद्यार्थी इसमें मध्यस्थ चर होता है, शिक्षार्थी इसमें स्वतंत्र चर होता है कि उसकी मर्जी है वो पढ़ाए भी ना भी पढ़ाए। हालांकि टीचिंग प्रोफेशन ही ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो और वो पढ़ाएगा क्या? अब आलतू फालतू चीज़ें तो पढ़ा नहीं सकता,
इसीलिए उसके पास पाठ्यक्रम एक बेस होता है। ये होती है त्रिध्रुवीय पद्धति, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम तीनों का क्रम चलता है। शिक्षक पाठ्यक्रम को आधार लेकर शिक्षार्थी को पढ़ाता है और शिक्षार्थी ने कितना पढ़ा ये उसका फीडबैक भी टीचर लेता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? शिक्षा तभी केंद्रित होगी जब वो शिक्षार्थी के विद्यार्थी केंद्रित होगी। ठीक है, क्योंकि अगर विद्यार्थी ही नहीं होगा, ये सारी जो एनसीईआरटी है, ये सारे जो बुक्स हैं, पाठ्यक्रम है, ये क्यों बनाया गया है, ये एग्जाम है, जो भी चीज़ें हैं पढ़ने वाली क्यों बनाई हैं? शिक्षार्थी के लिए बनाई गई ना, विद्यार्थियों को केंद्र करके बनाई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? बताइए। नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना, छात्रों की सफलताओं को प्रयास में कमी से जोड़ना, पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना, जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंप देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? सबसे पहले नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं और चिंतन का समायोजन, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो होना चाहिए हमारा डेडिकेशन और कंटिन्यूटी। अगर आपके पास डेडिकेशन और कंटिन्यूटी है तो आप कोई भी, भले ही बिजनेस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहकर पढ़ना, अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण नीतियों की तलाश करना, अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक शिक्षक को भी नए नए तरीकों से पढ़ना चाहिए, नए नए तरीके ढूंढ करके उसको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि उसको कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो उसको मैप बताने चाहिए, डायग्राम बनाने चाहिए, डायग्राम के साथ टीचर को चार्ट बनाने चाहिए, टेबल बनानी चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनिवार्य होने पर ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि, नई शिक्षा नीतियों की तलाश करना। देखो बच्चों, टीचिंग जो प्रोफेशन है ये भी कोई इजी प्रोफेशन नहीं होता है। इसमें एक टीचर को बार बार पढ़ाई करनी होती है, नई चीज़ें सीखनी होती है, तभी तो वो बच्चे तक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाता है, अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेगा, तभी तो जो शिक्षार्थी है वो अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गलती से इनकार करना, संसाधनों या समय जैसे बाहरी कारकों को दोष देना, इसे नज़रअंदाज करना और जल्द आगे बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि टीचर से कभी गलती नहीं होती है, भगवान थोड़ी है कि गलती होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि गलती हुई है, गलती को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद में आगे बढ़ जाना। ठीक है, जहाँ पर भी समझाने जैसा कुछ होगा हम उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा से टाइम लेंगे, लेकिन जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन होगा जिसमें आपका सिर्फ बेसिक होगा उसको हम डायरेक्ट आंसर से टिक करेंगे।
नेक्स्ट है, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत है, असहमत, लगभग सहमत, सब कुछ सहमत? देखो पूर्णतः सहमत है, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है बेटा। अगर क्लास में कोई भी बच्चा कमज़ोर है तो टीचर उसको पर्सनली तो जाके एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता ना, चलती हुई क्लास में, कि क्लास चल रही है वो एक ही एक बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके भी बहुत तरीके होते हैं। वो उसको अलग से ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करवा सकता है जब भी टीचर को टाइम मिले, या फिर वो उसको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा सकता है, ताकि क्या पता बच्चे की या तो IQ लेवल कम हो, या फिर उसको घर पे टाइम नहीं मिलता हो, उसके घर की कंडीशन कुछ ऐसी हो कि वो नहीं पढ़ पाता हो। तो इसमें टीचर का क्या रोल होता है कि वो अपने लेवल पर अपने टाइम को कंज्यूम करके उस बच्चे को पढ़ाए, पढ़ाने के साथ साथ उसको वो सारे सोर्सेज अवेलेबल करवाए जिससे उसकी पढ़ाई आसान हो सकती है। ठीक है, तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि कमज़ोर विद्यार्थियों पर शिक्षक को अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ज़्यादा ध्यान देगा तभी वो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, ताकि उसको भी लगे कि उसके ऊपर कोई फोकस कर रहा है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिगम प्रतिभागिता संभव है। परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि, श्राव्य दृश्य साधन, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? परिचर्चा द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिगम प्रतिभागिता संभव है। तो देखो अधिकतम संभव किस चीज़ से है? आपस में बात करके, आपस में संवाद करके संभव है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि, बिल्कुल हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक होती है वो हमारा सिलेबस ही तो है, कि कितना क्या हमारे पास सिलेबस है, कितना हम उसको कैसे बच्चे तक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा परिचर्चा द्वारा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? छात्रों को प्रेरणा की कमी के लिए दोष देना चाहिए, इसे अस्थायी चरण मानकर नज़रअंदाज करना चाहिए, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड में वृद्धि करना। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार करना, क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको नए नए तरीके सीखने होंगे, अपनी टीचिंग स्किल को, अपनी शिक्षण विधियों को बढ़ाना होगा, ताकि बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? देखो एक टर्म है हमारे पास सामाजिक संवेदनशीलता, ये हमारे पास BSTC टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरा का पूरा एक टॉपिक होगा, एक चैप्टर होगा, जिसके बारे में हम थ्योरी में और MCQs में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है इसको समझिएगा। सामाजिक संवेदनशीलता में क्या होता है, एक शिक्षक किस तरह से सामाजिक हो सकता है। देखो एक जो शिक्षक की क्लास होती है उसमें अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं, अलग अलग IQ के बच्चे होते हैं, तो टीचर का काम है सभी बच्चों के साथ समानता से निष्पक्ष होकर के हर एक बच्चे का विकास करना। ठीक है, सामाजिक तरीके से विकास करना। अगर उसको किसी भी विद्यार्थी में कोई भी कमी लगती है तो वो अपने टीचिंग मेथड से उस कमी को दूर कर सकता है। यही होती है सामाजिक संवेदनशीलता, कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को समाज के प्रति जागरूक बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए, आदर्श व्यवहार करवाए। यही होती है सामाजिक संवेदनशीलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल सेंसिटिविटी। और इसका ऑप्शन है समय, सख्त अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, पाठ्यक्रम पूरा करके ध्यान देने पर
छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, यही होती है संवेदनशीलता। कि शिक्षक को छात्रों की भावनाओं को और उनकी ज़रूरतों को अपने प्रति संवेदनशील रखना और समाज को जागरूक बनाए रखना। यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्यापन को रुचि तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, कारण समझेंगे तथा उसे दूर करेंगे। देखो, आपकी क्लास है, 10 बच्चों की क्लास है मान लीजिए, 10 में से आपके पास में सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, तो 8 बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप एक टीचर होने के बिहाफ में, एक टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस रीज़न को ढूंढेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसका या तो इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड या तो पॉजिटिव नहीं है बच्चा, या फिर टीचिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले एक टीचर होने के नाते आप देखो, इसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो कारण समझेंगे, दूर करेंगे। बिल्कुल, कारण तो एज ए टीचर आपको समझना होगा और उसे दूर भी करना होगा, लेकिन इसका जो सटीक आंसर है वो होगा अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक टीचर को अपनी तरफ से तो 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करनी ही होगी, भले ही बच्चा उसको लेता है या नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इसका देखो, बहुत बार एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर देगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि ये ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा टीचर बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको वो चीज़ें करनी है जो बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र प्रदान करता है? सिनेमा का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञ व्याख्यान, दूरदर्शन पर विभिन्न देशों का कक्षा कक्ष कार्यक्रम देखना। देखो, क्या होता है, कभी कभी क्लास में बच्चा अच्छे से बोल पाता है, अच्छे से अपनी चीज़ें रख पाता है, लेकिन जब असेंबली होती है तो उस टाइम पे बच्चा नहीं बोल पाता है। जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में होता होगा ना, प्रेयर के टाइम पे भी गर्ल्स को बुलाते थे, और जब मोटिवेशन का टाइम होता था, क्वेश्चन आंसर का टाइम होता था, जब कुछ बच्चे क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन अगर उनके सामने 5-6 क्लासेस बिठा दें तो वो उन बच्चों के सामने इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े समूह में चर्चा करना आसान नहीं होता है, छोटे समूह में चर्चा करना आसान होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा छोटे समूह में चर्चा करना। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कि छोटे समूह में चर्चा करने पर बच्चे का संवाद अच्छा होता है, वाद विवाद अच्छा होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा डाउट होंगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो सारे क्लियर होंगे, तभी वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक बच्चे को अच्छे से समझ आएगा। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना, कक्षागत समस्याओं का समाधान, स्वयं के व्यवहार में सुधार। बताइए, शैक्षिक मनोविज्ञान का निहितार्थ क्या होता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान कहता ही ये है कि इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे को सब्जेक्ट पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए स्वयं के व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा, विद्यार्थियों को भी समझना होगा,
और साथ के साथ विज्ञान के नियमों को भी कक्षा में लागू करना होगा। लेकिन जो इसका सटीक आंसर है वो हो जाएगा श्रम के व्यवहार में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधताओं को कैसे संभालना चाहिए। अब देखो, सांस्कृतिक विविधताओं का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्लास में अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं, अलग अलग रिलीजन के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो होती है सांस्कृतिक विविधताएं। तो टीचर का काम ये होता है, एक शिक्षक का काम ये होता है कि किस तरह से वो एक क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखे, सभी के साथ निष्पक्ष रहे, आत्मविश्वास रहे, ताकि बच्चे भी टीचर का आदर करें। तो ऑप्शन है पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना, स्थिरता के लिए केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, संघर्ष से बचने के लिए सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा न करना। बताइए क्या होगा आंसर। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, ए और बी दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, बिल्कुल सही है। किसी के बैकग्राउंड को जाने बिना सभी के साथ सिमिलर व्यवहार, या फिर मतभेदों को स्वीकार करना, सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना। यानी जितनी भी मतभेद है उनको स्वीकार करना, समायोजन करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना और उनसे समायोजन को बढ़ाना, ये होगा इसका राइट आंसर। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन जो एक आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करेंगे? सॉरी, एज ए कॉमन टीचर आप क्या करेंगे? दोनों को इसके लिए फटकारेंगे, झगड़े का कारण जानकर उसमें सुलह कराने का प्रयास करेंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, जिसे आप अधिक पसंद करते हैं उसका पक्ष लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी कोई भी झगड़ा हो रहा है तो हम उसमें पूछेंगे कि किसकी क्या गलती है। जिसकी भी गलती है उसको थोड़ा समझाएंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाएंगे। आंसर हो जाएगा झगड़े का कारण समझाकर सुलह करवाएंगे। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज करना चाहिए। प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना, बिल्कुल गलत आंसर। विधियों को व्यावसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना। अभिभावकों को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बताना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि जितना ज़्यादा टीचर अपने आप पर कार्य करता है, अपने आप को डेवलप करता है, उतने ज़्यादा ही बच्चे का विकास होता है। स्टूडेंट को सब्जेक्ट समझने में आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटा, आप टीचर से डायरेक्ट नहीं बोल पाते हो कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, इस तरह से हमको ये टॉपिक पढ़ाओ। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो, फिर पेरेंट्स के थ्रू बातें जाती हैं टीचर पर। तो टीचर को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि स्टूडेंट से भी ज़्यादा, क्योंकि उसका काम है सारे टीचर, सारे के सारे शिक्षार्थियों को अच्छे से पढ़ाना, ताकि उसको वो सब्जेक्ट क्लियर हो सके। निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? मानसिक परिपक्वता, रुचि, दृष्टिकोण एवं लिंग। बताइए। देखो यहाँ पर है नहीं करती है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना।
अगर यहाँ पर आता कौन सी सीखने की दक्षता को प्रभावित करती है, तो पहला भी सही था, मानसिक परिपक्वता यानी कि IQ लेवल। जिसका भी IQ लेवल थोड़ा सा कम है उसको सीखने में प्रॉब्लम तो आती है, वो थोड़ा धीरे गति से सीखता है, ठीक है। इंटरेस्ट, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप उसको कितना ही पढ़ा लो, कितना ही उसको समझा लो, वो नहीं समझेगा क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव मैटर, ठीक है। और लिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी का भी जेंडर या तो लड़का या लड़की होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इसको ये सब्जेक्ट आएगा या ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए। CCE ये वर्ड है, CCE का मतलब होता है सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेशन इवोल्यूशन। सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। अब व्यापक मूल्यांकन अंतिम प्रक्रिया ना होकर सतत और कंटिन्यूअस चलने वाली है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी चीज़ को भी हम इवोल्यूट कर रहे हैं तो वो लास्ट मेथड है, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की परीक्षा करना, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना, इसे नज़रअंदाज करना जब तक यह कक्षा औसत को प्रभावित न करे, सुधार के लिए छात्रों को दंडित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरे सत्र में सुधार करना और प्रतिक्रिया सहायता करना। जैसे एक चैप्टर पढ़ाया उसका टेस्ट हुआ, दूसरा चैप्टर पढ़ाया उसका टेस्ट हुआ, पूरे साल यही मेथड चलता रहा ना, ताकि पता चल गया अगर टेस्ट में कमज़ोर मार्क्स हैं तो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा। संप्रेषण मैंने बता दिया, संप्रेषण होता क्या है, नोट्स तैयार नोट्स से पढ़ना, नोट्स को पहले अच्छी तरह से तैयार करता है और उन्हें एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक वार्ता करता है, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, किसी को भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले हम टीचरों को भी पढ़ना होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल सोचने होते हैं, बहुत सारे हमको प्रिपरेशन करती होती है कि किस तरह हम अपना जो कंटेंट है वो स्टूडेंट तक प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से उस सब्जेक्ट को सीख सके, ठीक है। तो एक टीचर के लिए बहुत ही अच्छा तरीका यही है कि पहले वो अच्छी तरह से तैयार करे, प्रॉपर ही नोट्स बनाए ताकि वो कंटेंट प्रोवाइड करे, अच्छे से डिलीवर कर सके ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन तक कंटेंट अच्छे से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेत क्या है। पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहना, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरण सहज एकीकरण करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए करना, संभावित विकर्षणों के कारण प्रौद्योगिकी से बचना। देखो, आजकल जो टेक्निकली चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप इतना दूर आकर के मुझसे नहीं पढ़ते, आप राजस्थान के किसी भी स्टेट में या कोई भी अदर स्टेट में हो, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या पता वीक हो या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम हो जिसमें आप इतनी दूर से आके ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हो, तो जो टेक्निकली सिस्टम है इसका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि फ़ोन से आप अभी मेरे से जुड़े हैं, क्लासेस ले पा रहे हैं, हमारे पास माइक है, मीडिया है, बोर्ड है, ये सारा क्या एक टेक्निकली सोर्स है। तो इन सभी का अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में हम यूज़ करते हैं
तो शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेत क्या है? अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना, यानी कि सिर्फ अधिगम को बढ़ाने के लिए, चीज़ों को सिखाने के लिए, एप्टीट्यूड को दर्शाने के लिए अच्छे तरीके से डिजिटल चीज़ों का यूज़ करना, जैसे अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक फैक्टर क्या है? समूह मनोबल, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ग्रुपिज्म के लिए सबसे मेन जो रोल है वो क्या है? स्पष्ट उद्देश्य, समूह एकता, समूह के सदस्यों की संबद्धता, समूह प्रतिबद्धता। तो समूह एकता, तो समूह हम किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं। ग्रुप माने दो लोगों का तो नहीं हो सकता, एक लोग का, एक सिंगल का नहीं होता। ग्रुप दो या दो से अधिक लोगों के समूह को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें एकता होगी तभी तो वो वहाँ से उनमें समूह में मनोबल होगा, सेम चीज़ें उनमें हो जाएंगी। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय है रुचिकर किंतु कठोर, सरल किंतु अरुचिकर, रुचिकर एवं उत्तरदायीपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायीपूर्ण। यानी कि टीचिंग प्रोफेशन कैसा है? बताइए, बीएसटीसी का एग्जाम देने के बाद आप रीट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप एक टीचर बन जाएंगे। तो एक टीचर बनने के लिए इसमें पूछा है कैसा प्रोफेशन है। तो देखो, रुचिकर तो है, साथ में कठोर भी है, सरल है किंतु अरुचिकर, कि बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी पढ़ा दो, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना। तो यहाँ पर हो जाएगा रुचिकर तो है ही, साथ के साथ में एक उत्तरदायी पूर्ण भी है, क्योंकि टीचर जो भी पढ़ाता है वो शिक्षार्थी के हित के लिए पढ़ाता है, कि जितना एक शिक्षक ने पढ़ाया है, क्या शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को वो चीज़ें समझ में आई है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इतना उसको अच्छे से पढ़ाना है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए, यानी इवैल्यूएशन मूल्यांकन नहीं हुआ है, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, विस्तृत व्याख्या प्रदान करना। देखो, प्रभावी संचार के लिए सबसे सॉलिड जो बैरियर होता है वो यही होता है कि बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, दैट मीन्स आप क्या समझेंगे? समस्या की उपेक्षा करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर कारण समझने का प्रयास करेंगे। देखो, शिक्षार्थी अगर ध्यान नहीं देता है क्लास में तो कुछ तो रीज़न होगा। सबसे पहले तो आप वो रीज़न जानेंगे कि भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है, क्यों क्लास में इतना ध्यान नहीं देता है, क्यों उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो एक रीज़न पढ़ने का, उसको कारण समझेंगे। दूसरा, विद्यार्थी को ध्यान देने के लिए कहेंगे, बिल्कुल हम उसको बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे भी एक्स्ट्रा उसको हम वर्क देंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, उसको पनिशमेंट भी देंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। तो सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो इसमें बिल्कुल सटीक है वो होगा कारण समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा आज का पूरा कंप्लीट बीएसटीसी में 2025 के एमसीक्यूज, ठीक है। इसी तरह आया था आपका बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड में 2025 का पेपर, और इसी फॉर्मेट पे आपके 2026 का बनेगा। तो हम इसी तरह पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, सारे जो भी क्वेश्चंस है उसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन पूरे सही करने की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन इसमें आपको भी पूरा डेडिकेशन रखना होगा और कंटिन्यूटी रखनी होगी, ठीक है। थैंक यू।